नमस्कार दोस्तों, चलिए स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नए सेट में। और जल्दी से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर टाइम ज़्यादा नहीं लेते हैं, तो क्वेश्चंस पढ़ते हैं। हम लोग 10,000 क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें से हम लगभग 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगले 30 क्वेश्चन हम देखते हैं जो आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं वहाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले जितने भी एग्जाम हुए वहाँ से उठाए गए हैं, वो सारे एग्जामों में पूछे गए हैं, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हम इनको फिर से पढ़ के जाएँ। और पढ़ने से हमें आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो 32 क्वेश्चन देखते हैं हम कि लोकसभा के कार्यकाल पूरा करने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। तो लोकसभा जो है ना, लोकसभा हम चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं, जाके देख सकते हैं आप। पॉलिटी की पूरी सीरीज बनी हुई है, तो उसमें लोकसभा भंग कैसे की जा सकती है। तो लोकसभा भंग कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सिफारिश पर करता है? प्रधानमंत्री की। तो 32 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि 33 नंबर की सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो पंचायतों को किसके पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है? स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, राज्य सरकार की या राजनेता की। तो ध्यान रखना, पंचायत मतलब स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन तो तभी चलेगा ना जब स्थानीय जनता जो है, स्थानीय जनता उसका समर्थन करेगी। अगर स्थानीय जनता सहयोग नहीं देगी तो स्थानीय स्वशासन पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से 33 क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं 34 में कि भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार है। तो भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, जो प्रचंड बेरोजगारी अगर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में है? उद्योग में है, कृषि में, खनन में या व्यवसाय में। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो कृषि क्षेत्र में है। 34 का बी इज द राइट आंसर। कि वहाँ क्योंकि क्या होता है ना कि कम क्षेत्र में बहुत सारे लोगों का लगे होना, और फसल पर ही लोगों को रोजगार मिल पाता है, बाकी वो बाकी अधिकतर समय तक वो बेकार बैठे रहते हैं। तो इसलिए कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या है? बेरोजगारी है, उसे प्रचंड बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में कौन सा कार्य शामिल नहीं है। तो भारत में जो भूमि सुधार आए थे उसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें। तो सहकारिता बिल्कुल शामिल था, कि सहकारी कृषि। अब सहकारी कृषि क्या? मिलजुल कर कृषि कर लेना। जैसे क्या होता है ना कि एक जमीन का मालिक होता है, दूसरा क्या है कि दूसरा उसका बटाईदार होता है। इस तरीके से सहकारी कृषि। दूसरा क्या है कि बिचौलियों की समाप्ति करना। तो किसान को डायरेक्ट फायदा पहुंचाने के लिए बिचौलियों की जो समाप्ति है उसको कर देना, कि बिचौलिए बीच में नहीं रहेंगे तो किसान को डायरेक्ट लाभ मिलेगा। भू जोतों का एकीकरण कर देना, कि भू जोत जो है, एक किसान की कुछ भूमि यहाँ पर है, कहीं अदर दूसरी जगह थोड़ी सी जमीन है, तो इसलिए चकबंदी योजना वगैरह भू सुधारों में शामिल हुई थी। तो इस तरीके की चीज़ें लाई गई थी जिससे कि किसानों को अधिकतर लाभ पहुंच सके। लेकिन ऑप्शन डी है आपका, किसानों को मकान ऋण। तो किसानों को मकान ऋण भूमि सुधार से बिल्कुल संबंधित नहीं। तो 35 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। तो किसानों को मकान ऋण दिया जाना भूमि सुधार से कोई संबंधित नहीं है ये। ठीक है, आगे देखते हैं 36 क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय प्राप्त होती है। तो भारत सरकार को, जो भारत सरकार है उसको सबसे ज्यादा राजस्व कर किससे प्राप्त होता है? उत्पाद शुल्क से, सीमा शुल्क से, आयकर से, या निगमित कर से। तो जल्दी से बताएंगे। तो भारत को सबसे ज्यादा जो राजस्व शुल्क प्राप्त होता है वो उत्पाद शुल्क से होता है। कैसे होता है? उत्पाद शुल्क, जैसे आपको पता है जीएसटी वगैरह, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वगैरह लगा दिया जाता है। तो उत्पाद शुल्क जो है उससे भारत को सबसे ज्यादा राजस्व कर आय प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है 37 आपका। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं, कौन सा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनमें से कौन सा टैक्स नहीं लगाती है? सबसे पहले इनका आपका आयकर है, भूमि राजस्व कर है, सीमा शुल्क है, या उत्पाद शुल्क है। तो ध्यान रखना कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कि भूमि राजस्व कर जो है ना वो राज्य सरकारें लगाती हैं। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 38 कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा बिहार में चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी उगाई जाती है? गेहूँ है, मक्का है, चना है, या आलू है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। और आंसर हो जाएगा 38 का ए। तो गेहूं जो है चावल के बाद दूसरी सबसे बड़ी फसल बिहार की है। आलू आपका उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा अग्रणी है, आलू सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। चना आपका अधिकतर जो दालें वगैरह है मध्य प्रदेश से ही निकलती हैं, पाई जाती हैं। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर इज द राइट आंसर। 39 का है, भारत में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन झारखंड का एक अधिकार है। तो सबसे ज़्यादा झारखंड में क्या पाया जाता है? आपका चूना पत्थर, पायरेट, ग्रेफाइट, या यूरेनियम। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो चूना पत्थर नहीं, लाइम स्टोन वगैरह राजस्थान में पाया जाता है। ग्रेफाइट आपका नहीं उतनी मात्रा में वहाँ नहीं मिलता है। यूरेनियम ऑप्शन 39 का बी इज द राइट आंसर, कि यूरेनियम जो है ना उसमें झारखंड का एक अधिकार है। इस तरीके से तो इसको ध्यान रखेंगे बाई ऑप्शन। तो 39 का क्या होगा? बी। आगे बात करते हैं 40 का। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से कौन थे? तो सबको पता होगा, हिंदुस्तान जो सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी थी उसका गठन उससे संबंधित व्यक्ति थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे। तो इस तरीके से इसके बाई ऑप्शन अगर देखते हैं हम, बी आर अम्बेडकर हो गए, भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण। तो इसका 40 का बी आंसर इज द राइट आंसर। तो जो भगत सिंह थे वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। आगे क्वेश्चन सबको पता ही होगा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है उसे मैं लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो ये सबको पता ही है, ये कहा था हमारे बाल गंगाधर तिलक साहब ने। ठीक है, तिलक साहब ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूँगा। ठीक है, तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे हम देखते हैं 42 क्वेश्चन।
तो इसी तरीके से हम जल्दी से खत्म करते हैं। किस वर्ष मोपला विद्रोह हुआ था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है कि किस वर्ष मोपला विद्रोह हुआ था? 1905 में, 1907 में, 1921 में या 1946 में? तो जल्दी से बताएंगे कब हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1917 में। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1917 में। 42 का 20 राइट आंसर। अगला है कि अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार किसके लिए एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था? तो उस समय क्या हुआ था ना कि जब गोलमेज सम्मेलन वगैरह चल रहा था, तो उस समय जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो अंग्रेज़ों का नीति थी कि किसी तरीके से जो सवर्ण हैं उनको, जो जिन्हें शेड्यूल कास्ट वगैरह होती है, उनसे अलग किया जाए। तो यहाँ पर एक सांप्रदायिक पंचायत चलाया गया था, तो उनको पृथक निर्वाचन समूह के लिए बना दिया गया था। तो इसमें कौन थे? ऑप्शन आपका है मुसलमान, ईसाई, अछूत या एंग्लो इंडियन। तो वर्ड यहाँ पर थोड़ा सा वैसे दिया गया है। तो 43 के जल्दी से बताएंगे कौन सा आंसर सही था। तो हाँ, जो शेड्यूल कास्ट वगैरह थे उसमें ऑप्शन बाई ऑप्शन इस तरीके से, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उस समय के हिसाब से उन लोगों ने रणनीति बनाई थी कि किस तरीके से सवर्णों को और जो अदर पर्सन है उनसे अलग किया जाए और यहाँ पर एक दरार डाली जाए। तो यहाँ पर रैमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत लेकर आए थे। 1932 का समय था। बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। तो 43 का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। आगे बात है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसकी समाप्ति की? तो कौन सी चीज़ थी इनमें से जिसमें भारत शासन अधिनियम 1935 ने समाप्त कर दिया था? प्रांतीय स्वायत्ताओं को, प्रांतीय द्वैत शासन को, संघीय संरचना को या केंद्रीय सरकार को? तो किस चीज़ को खत्म कर दिया था? तो ध्यान रखना कि प्रांतों में द्वैत शासन, 44 का भी आंसर इज द राइट आंसर, कि प्रांतों में द्वैत शासन जो था प्रांत में, उसको खत्म कर दिया था। ठीक है, ओवरऑल कि प्रांतों में अब द्वैत शासन नहीं रहेगा। तो 1935 के अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। 45 क्वेश्चन आ जाता है आपका, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। इस सूत्र की घोषणा किसने करी थी? जो कथन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये। तो किसने कहा था ये कि जो स्वराज है वो आम जनता के लिए होना चाहिए, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होना चाहिए कि ये वर्ग हो गया वो वर्ग हो गया। तो ये किसने कहा था? सीआर दास ने, राजा गोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू या गोपीनाथ शाह ने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा 45 का इज द राइट आंसर, कि सीआर दास ने कहा था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, सीआर दास इज द राइट आंसर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया था? तो अखिल भारतीय जो कांग्रेस कमेटी थी, इसने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था? तो सबको पता है भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास हुआ था? 1942 इज द राइट आंसर, 1942 इज द राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं कि आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? तो आज़ाद हिंद सरकार जो बनी थी उसके निर्माण की घोषणा कब करी गई थी? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार: 26 जनवरी 1930 को, 18 अगस्त 1942 को, 21 अक्टूबर 1943 या 18 फरवरी 1946 को। जल्दी से बताएंगे आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब करी गई थी? तो ये आपका सी इज द राइट आंसर, 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन 48 नंबर, कि चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? तो इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेपी कृपलानी या जयप्रकाश नारायण? तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे हम। तो कौन नहीं शामिल थे चंपारण आंदोलन से? तो जयप्रकाश नारायण जी। 48 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। तो जयप्रकाश नारायण जी उस समय चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। बाकी राजेंद्र प्रसाद है, अनुग्रह नारायण सिन्हा है, जेपी कृपलानी, ये सब चंपारण आंदोलन से संबंधित है। इनको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। आगे क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किस आंदोलन से है? तो बिहार में एक बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन शुरू हुआ था, तो जिससे स्वामी सहजानंद संबंधित है। तो जातीय आंदोलन था, जनजातीय आंदोलन था, मजदूर आंदोलन था या किसान आंदोलन था? जल्दी से बताएंगे। तो एक किसान आंदोलन था, सी इज द राइट आंसर, 49 का सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया और पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए थे? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गौरक्षा की, गौ की रक्षा की बात आजकल बहुत चलती है, तो इस तरीके से चर्चाओं में रहे, गौरक्षा काफ़ी है। तो इसको ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा दंगे हो गए तो उस समय हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। तो ये कब हुए थे? तो ये आपके 1917 में हुए थे, 1919 में हुए थे, 1939 में हुए थे या 1946 में हुए थे? तो गौरक्षा के नाम पर बिहार के गया और पटना में दंगा हो चुका है, पहले भी, आज़ादी के पहले भी हो चुके हैं ये। तो कब हुए थे? 1917 में। तो ये कब हुआ था? 1917 में ये दंगे हुए थे। ठीक है, हम बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन 51 नंबर, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। यह कथन 1946 में किसने कहा था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो कहा गया था कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। तो किसने, महान विभूति ने इसको कहा था? तो महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या सरदार पटेल? तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो भारत के जो बिस्मार्क बोले जाते हैं, भारत के जो आयरन मैन बोले जाते हैं, ठीक है, जिनकी जल्दी से बताएंगे कितनी फीट ऊंची जो प्रतिमा है वो लगाई गई गुजरात में, तो सरदार पटेल साहब थे हमारे, जिन्होंने ऐसी बात बोली थी कि अगर हम जनता को और मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के आक्रमणों के सामने असुरक्षित छोड़ देंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। ये कहना था सरदार पटेल साहब का। आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चंस।
तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी? जल्दी से बताएंगे 52 क्वेश्चन कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो अगली पहली बैठक थी वो कब हुई थी? 1921 में, 1934 में, 37 में या 1939 में? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे। 1934 1934 इज द राइट आंसर कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक थी वो कब हुई थी? 1934 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 53 कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के एक नए प्रांत का निर्माण हुआ था, का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में एक अलग प्रांत के लिए आंदोलन चलाया था, किसने चलाया था, जिससे कि बिहार और उड़ीसा एक नए प्रांत बन गए थे 1911 में? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण या राजेंद्र प्रसाद? तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी वो थे जिन्होंने 1911 में एक आंदोलन चलाया था जिससे कि बिहार और उड़ीसा के एक नए प्रांतों का निर्माण हुआ था। तो बहुत मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 53, ध्यान रखना, सच्चिदानंद सिन्हा जी। आगे बात करते हैं, जोहान्सबर्ग किसके खनन हेतु विख्यात है? तो जोहान्सबर्ग सबसे पहले बताएंगे शहर कहाँ पर है, और दूसरा ये कि किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है जोहान्सबर्ग? तो आपका ऑप्शन है स्वर्ण, सोने के, टिन के, अभ्रक के या लौह अयस्क की। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे जोहान्सबर्ग जो शहर है वो किस देश में पाया जाता है, किस देश में स्थित है? ठीक है, तो किसके, जल्दी बताएंगे। तो सोने के लिए जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है, किसकी खनन के लिए? तो सोने की खनन के लिए काफ़ी विख्यात है। आगे बात करते हैं पिग्मीज कहाँ के निवासी हैं? जो पिग्मीज जनजाति, देखो सारे क्वेश्चन हैं यहाँ से, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से उठाए गए हैं। तो ये जनजातियों के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, शहरों के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उनको हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सबके। तो इसको लगातार रिवीजन करते रहना है, ठीक है। तो पिग्मी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में? तो जल्दी से बताएंगे 55 का। तो पिग्मी जनजाति आपकी अफ्रीका की जनजाति है, ठीक है, ध्यान रखना। 55 का सी इज द राइट आंसर, अफ्रीका की जनजाति है। आगे बात करते हैं 56 क्वेश्चन कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ये आपकी माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा या नंगा पर्वत या गॉडविन एस्टीन? तो जल्दी से बताएंगे इसको। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये आपकी K2 गॉडविन एस्टीन, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे हम। गॉडविन एस्टीन जो है भारत की सर्वोच्च सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। 57 नंबर क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस समय हुआ था? देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और बच्चे क्या है ना, शिवालिक पढ़ लेंगे, हिमालय पढ़ लेंगे और जास्कर, लद्दाख, ये सब रेंज पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी कभी ना निर्माण कालों से क्वेश्चन बन जाता है कि कौन कौन किस काल में इसका निर्माण हुआ था। तो इयोजोइक काल में, पैलियोजोइक काल में, मेसोजोइक काल में या कैनोजोइक काल में? तो कब हुआ था शिवालिक श्रेणी का निर्माण, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है शिवालिक। तो 57 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, कैनोजोइक। तो कौन सा काल था वो? कैनोजोइक काल था, उस समय इसका निर्माण हुआ था शिवालिक श्रेणियों का। किस काल में? फिर तो 57 का डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बात करते हैं रेगुर किस मिट्टी का नाम है? देखो 2018 में पुलिस का पेपर हुआ था, वहाँ पूछा गया, बहुत बार आने वाले 2018 के बाद जितने क्वेश्चन होते हैं इसमें भी रेगुर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो रेगुर किस मिट्टी का नाम है? तो आपका लाल, काली, कछारी या लेटराइटिक? तो सबको पता ही होगा काली मिट्टी का नाम है रेगुर, ठीक है। तो ऑप्शन 58 का बी इज द राइट आंसर। आगे बात करते हैं 59 नंबर कि दिल्ली वर्तमान में क्या है? तो एक राज्य है, एक देश है, एक स्वायत्तशासी परिषद या राजधानी राज्य क्षेत्र है? तो जल्दी से बताएंगे क्या है। तो 59 का डी इज द राइट आंसर, एक राजधानी राज्य क्षेत्र है, कौन है? दिल्ली, ठीक है। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन की दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? मतलब दक्षिण भारत में मतलब मुहाना किसका सबसे बड़ा है? तो महानदी का, कृष्णा का, गोदावरी का या कावेरी का? जल्दी से इसको कमेंट बताओ, जल्दी से मुझे कमेंट करके, यह किसका है कि दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? ठीक है, महानदी का है, कृष्णा का है, गोदावरी का है या कावेरी का है? तो ये इसका राइट आंसर है सी, कि ध्यान रखना थाला बोल देते हैं इसको। तो 60 का सी इज द राइट आंसर, कि गोदावरी जो है ना उसका सबसे बड़ा थाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 कि कावेरी नदी कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ देते हैं कि कौन सी नदियाँ किस राज्य से होकर गुजरती हैं, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती हैं, तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे। तो कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये आपका दो राज्य ऐसे हैं, कर्नाटका और तमिलनाडु। ऑप्शन 61 का बी इज द राइट आंसर। आगे हम बात करते हैं 62 नंबर क्वेश्चन कि कोंकण रेल किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना। यहाँ से जितने भी आगामी एग्जाम है कहीं से भी क्वेश्चन हट के नहीं आ सकता है, इसको लगातार अगर आप रिवीजन करते रहे, पढ़ते रहे। तो कोंकण रेल किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका है, जल्दी से बताएंगे, कोंकण रेलवे किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये आपका महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका। ऑप्शन 62 का ए इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 तो भाखड़ा नागल परियोजना किन किन राज्यों से संबंधित है? तो जल्दी से बताएंगे भाखड़ा नागल परियोजना किन किन राज्यों से संबंधित है? तो ये आपका हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या हरियाणा, पंजाब, दिल्ली? तो क्या होगा इसका राइट आंसर 63 का? तो 63 का आपका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हम लगभग 30 से ज़्यादा ही हम लोगों ने शायद क्वेश्चन खत्म किए हैं। तो ध्यान रखना, इसको लगातार रिवीजन करते रहो, लगातार पढ़ाई करते रहो। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन खत्म करेंगे और धीमे धीमे करके हम 10,000 क्वेश्चन पढ़ लेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से लगातार पढ़ाई करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो, लगातार रिवीजन करते रहो। हम फिर से एक नया सेल लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।